फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। वो सभी बच्चे जो जून 26 में अपना सीएम में फाउंडेशन का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन सबको सबसे पहले तो मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगा। और नेक्स्ट जो आपकी जर्नी रहेगी वो रहेगी सीएम में इंटरमीडिएट की। सीएम में इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपके 8 पेपर हैं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 के अकॉर्डिंग। मैं सिर्फ इस वीडियो में ये डिटेल बताऊंगा कि किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं। आप इसी प्लेलिस्ट में डेली 1 या 2 वीडियो ऐड होती रहेंगी, आप उनको ध्यान से देखें, फिर आपका रिजल्ट आएगा और फिर हम इंटरमीडिएट की बात और डिटेल में करेंगे। फिलहाल देखते हैं, हमारा पेपर नंबर 5 है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। फुल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर है। मैं आपको एक चीज बेसिक बता देता हूँ, हर एक पेपर में 30 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, कोई भी पेपर हो आपका, और बाकी 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस लॉ एंड एथिक्स की। इसको शॉर्टकट में बोलेगा BLE। इसके अंदर सबसे पहले आएगा जी हमारा कमर्शियल लॉ, दूसरा आएगा इंडस्ट्रियल लॉ और तीसरा आएगा कॉर्पोरेट लॉ। इन कमर्शियल लॉ है आपका 30 मार्क्स का, इंडस्ट्रियल लॉ आपका 15 मार्क्स का, और जो आपका कॉर्पोरेट लॉ है वो आपका 40 मार्क्स का। इसके अलावा बिजनेस एथिक्स, और बिजनेस एथिक्स आएंगे आपके 15 मार्क्स के। तो इसमें डिटेल चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सर ये तो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें सीए फाउंडेशन में भी हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और LLP एक्ट, ये सारी चीजें सीए फाउंडेशन में भी हैं, लेकिन ये सारी चीजें सीएम में इंटरमीडिएट में भी हैं। तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। एक है हमारी इंट्रोडक्शन, लॉ कैसे बनता है, लॉ कैसे जनरेट हुआ, आज तक जो लॉ की डेवलपमेंट है वो कैसे की गई, डिसीजन हम कैसे लेते हैं, इस तरह की बेसिक बातें रहेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं लॉ को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का जरूर आता है। सेकंड है हमारा बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ आएगा 15% का। इसके अंदर आएगा फैक्ट्री एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और कोड ऑफ वेजेस। अगर आप इन सब ध्यान से देखेंगे, ये सारी की सारी बातें इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बिल्कुल सही बात है सर, फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री एक्ट लग गया, मेरे पास एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनका ग्रेजुएटी का पैसा कट रहा है, ग्रेजुएटी एक्ट लग गया, PF एक्ट लग गया, इंश्योरेंस अगर मैंने अपने एम्प्लॉयज का कराया तो इंश्योरेंस एक्ट लग गया, और कोड ऑन वेजेस भी अलग से एक चैप्टर है। ये सारे चैप्टर मिला के 15 मार्क्स की क्या रखते हैं वेटेज। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट लॉ यानी कि कंपनी लॉ। ये कंपनी लॉ भी सीए फाउंडेशन के अंदर भी आता है और सीएम में इंटरमीडिएट के भी आता है। बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ये नया टॉपिक है, ये आपने कभी नहीं पढ़ा, इसकी डिटेल चर्चा करेंगे जब हम इस सिलेबस की बात करेंगे। फिर इसी के आगे डिटेल बता रखा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, जैसे 13 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कंटीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ठीक है जी, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, ये डिटेल लिखी हुई है। इसकी डिटेल चर्चा उस दिन करेंगे जिस दिन हम इस सब्जेक्ट की बात करेंगे। आज हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके। ये आपका पेपर नंबर हो गया 5। अब बात करते हैं पेपर नंबर 6 की। पेपर नंबर 6 बड़ा ही इजी पेपर है, उसका नाम बताओ क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है। अगर आप पेपर नंबर 6 लिखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पेपर ही मेरा ग्रुप पास करा सकता है, एग्जामिनेशन दिलवा सकता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले बात करता है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग 15 मार्क्स की, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन 10 मार्क्स की, पार्टनरशिप और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 20 मार्क्स की, और पार्टनरशिप है 20 मार्क्स की। उसके अलावा है कुछ लीज के टॉपिक, ब्रांच के और डिपार्टमेंट के, ये 15% की वेटेज रखते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। अब इस अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीजें वो मैं जरूर बताना चाहूंगा, थोड़ी सी डिटेल में, ज्यादा डिटेल नहीं, थोड़ी सी बात करेंगे। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स वही हैं जो आपने +1 में पढ़े हुए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, जर्नल, लेजर, सब्सिडी बुक्स, कैश बुक, इन तरह की सारी बेसिक बातें। उसके अलावा डेप्रिसिएशन की बात करेगा, ट्रायल बैलेंस की बात करेगा, प्रोविजन वगैरह की बात करेगा। यहां से सेक्शन नंबर B शुरू होता है। इसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, ये आपने +1 में करा हुआ है। कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर, ये आपने फाउंडेशन में भी करे हुए हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में डिटेल में आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बात करता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, NPO। इसके अंदर आएगा एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। 3 चैप्टर है इसके अंदर मेन। एक आएगा आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, एक आएगा आपका NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एक आएगा आपका फाइनल अकाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, जिसका फाइनल अकाउंट भी बोलते थे। ये जो सेक्शन नंबर C है आपका
प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बहुत ईजी है, जरा सी आपने प्रैक्टिस करी और आपका फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ईजिली हो जाएगा। अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर डी, पार्टनरशिप। ये वही पार्टनरशिप है जो आपने 12th क्लास में पढ़ी हुई है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। जो नई चीज आएगी वो एक जेल भी आएगी, उसके अलावा एक ये पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, और अगर पार्टनरशिप फर्म का अमलगमेशन हो जाता है कंपनी के साथ, या कन्वर्जन कैसे की जाती है पार्टनरशिप की एलएलपी के साथ, ये 2-3 टॉपिक नए आएंगे, बाकी सभी आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। लीज अकाउंटिंग बिल्कुल नया टॉपिक है, ब्रांच अकाउंटिंग बिल्कुल नया टॉपिक है, इंश्योरेंस क्लेम बिल्कुल नया टॉपिक है, हायर परचेज बिल्कुल क्या है, नया टॉपिक। तो ये जो टॉपिक नंबर ई है ना, ई, ये आपके लिए न्यू है प्लस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मजे की बात ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं। जैसे आप इनको सिस्टमेटिकली पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फुल मार्क्स आपको ये एग्जाम में देके जाएंगे। उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपका 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसके अंदर कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सर? AS1 है, 10 है, 11 है, 12 है, 16 है और AS22 है। ये आपका प्यारा सा सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंट्स का, और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे तो यह आपको बड़ी इजीली क्या दे सकता है, एग्जामिनेशन, और आप इसमें 80+ भी स्कोर कर सकते हैं। जब हम फाइनेंशियल अकाउंट की डिटेल चर्चा करेंगे, फिर इसमें पूरा 1 घंटा लगा के हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन से चैप्टर बहुत इजी हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम कैसे कैसे एग्जामिनेशन और या 80+ का अगर हमारा टारगेट है तो कैसे अचीव करेंगे। अब बात करते हैं पेपर नंबर 7 की। ये सभी ने सुना हुआ है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जब आप फाइनल में आओगे तो डायरेक्ट टैक्स अलग सिलेबस है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग सिलेबस है। यहाँ पर 50 मार्क्स का डायरेक्ट और 50 मार्क्स का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो GST। इसके अंदर 3 चीजें बता रहा है, बेसिक ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, हेड्स ऑफ इनकम एंड टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी एंड इंडिविजुअल एंड HUF। ये सिंपल सा डायरेक्ट टैक्स आ गया आपका 50 मार्क्स का, ये इनडायरेक्ट आ गया 50 मार्क्स का। डायरेक्ट टैक्स में कहता है कि साहब देखो, पैसा कमाने के 5 तरीके होते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। एक सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, एक PGP, एक कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसके अलावा फिर बात करता है कुछ डिडक्शंस होती हैं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होता है, टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी क्या रहेगी, TDS TCS क्या रहता है, पैन नंबर कैसे लोड होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या रिटर्न कैसे आप फाइल करते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। उसके बाद आएगा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया आपका GST। इसमें बात करेगा इंट्रोडक्शन ऑफ GST, लेवी ऑफ GST, और उसके बाद बात कर देगा ITC की कंप्यूटेशन, रजिस्ट्रेशन। ये सब इनकम टैक्स की बातें हैं, ये जब करेंगे जब हम इनकम टैक्स डिटेल में पढ़ेंगे। बात करते हैं कस्टम एक्ट की। ये बहुत अच्छा है कस्टम एक्ट, ये फाइनल में भी आएगा, CA लेवल पे ये फाइनल में आता है, लेकिन CMA में इंटरमीडिएट में इसकी इंट्रोडक्शन दे रखी है, और ये बहुत ईजी टॉपिक है और बड़े आसानी से आपको फाइनल एग्जाम में 5 से 8 नंबर देके जाएगा। कस्टम, टाइप्स ऑफ ड्यूटी, वैल्यूएशन ऑफ ड्यूटी और इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, ये बेसिक बातें। अगला टॉपिक है हमारा पेपर नंबर 8। पेपर नंबर 8 इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अगेन ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इसमें भी 80+ का टारगेट ले चल सकते हैं। और अगर आपने कॉन्सेप्ट वाइज कॉस्ट अकाउंटिंग अगर ध्यान से पढ़ लिया तो 80 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। सर आप तो 1 मिनट में कह देते हो 80 मार्क्स, क्या आ भी सकते हैं? मैंने कहा हाँ, जितनी मेहनत बच्चे ईमानदारी से CMA में करेंगे उतने ही ज्यादा उनके मार्क्स आते रहेंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में कहता है देखो 40 मार्क्स का तो हम देंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग देंगे 30 मार्क्स का, और 30 मार्क्स ही देंगे कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। सबसे पहले बात करता है इंट्रोडक्शन में बेसिक चैप्टर है, एक चैप्टर आपका मटेरियल, अगला चैप्टर आपका लेबर को लेबर नहीं बोल के एम्प्लॉय कॉस्ट भी बोला जाता है, तीसरा चैप्टर आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, अगला चैप्टर आपका ओवरहेड। उसके बाद आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CAS 1 से लेके 24 तक। ये नए टॉपिक हैं, ये आपको बड़े ही ध्यान से करने हैं। उसके अलावा कॉस्ट बुक कीपिंग एक बड़ा इजी सा चैप्टर है। जब आप कॉस्ट बुक कीपिंग सीखेंगे तो इसी के साथ 2 चीजें सिखाई जाएंगी कि कॉस्ट की बुक्स कैसे बनाई जाती हैं, कॉस्ट की बुक्स और फाइनेंस की बुक्स में क्या फर्क होता है, और अगर फर्क होता है तो उस फर्क को रिकंसाइल कैसे किया जाता है। ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, बड़े कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं। मेरा मानना यह है कि जो चीज कॉन्सेप्ट से चलेगी वही इजी है। आपने कॉन्सेप्ट समझी, अब जैसे मर्जी क्वेश्चन घुमा के दे दे, आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। मेथड ऑफ कॉस्टिंग में एक आएगा जॉब कॉस्टिंग, एक आएगा बैच कॉस्टिंग, एक आएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग और एक आएगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये बड़े कॉन्सेप्चुअल टॉपिक चलने वाले हैं, प्लस इजी हैं। जरा सी आपने प्रैक्टिस करी नहीं, फुल मार्क्स ही आपको देंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक में आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ये इजी सा आपका सिलेबस है और ये 80+ मार्क्स का आप टारगेट लेके चल सकते हैं इस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। और ऑब्वियसली बात है, जब आपके कोर्स का नाम ही
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग पे तो देखो आपकी पकड़ होनी ही होनी चाहिए। ये आपका ग्रुप नंबर 1 हो गया, जिसके अंदर पेपर नंबर 5, 6, 7 और 8 है। ग्रुप नंबर 3 स्टार्ट होता है आपका इंटरमीडिएट का, मतलब वैसे तो ग्रुप नंबर 2 है इंटरमीडिएट का। इसके अंदर पेपर नंबर 9 शुरू होता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब आपको इससे के नाम से पता चल रहा होगा कि सर ये तो मैनेजमेंट है तो थ्योरी होगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट आएगा 60 मार्क्स का और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आएगा 40 मार्क्स का। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में क्या आएगा, एक इंट्रोडक्शन है, ऑपरेशन प्लानिंग है, उसके अलावा है ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल, एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और इकोनॉमिक ऑफ द मेंटेनेंस एंड स्पेयर मैनेजमेंट। उसके अलावा आएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसकी इंट्रोडक्शन है, ठीक है जी। उसके अलावा स्वोट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उसके अलावा फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, डिजिटल स्ट्रेटेजी। इसकी डिटेल चर्चा जब करेंगे जब आपको इस सब्जेक्ट के टीचर इंट्रोड्यूस कराएंगे इस सब्जेक्ट से, तब वो टीचर आपको और डिटेल बताएंगे पेपर नंबर 9 को कैसे सॉल्व करना है, आप इसके अंदर कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कितनी थ्योरी रहेगी, कैसे लॉजिकली याद करना है, कैसे निमोनिक बना बना के हमें पॉइंट्स याद करने हैं और एग्जाम्स में मार्क्स कैसे लाने हैं, उसकी डिटेल चर्चा इस सब्जेक्ट के टीचर आपसे करेंगे। पेपर नंबर 10 बड़ा ही इजी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। नाम से पता चल रहा है, एक तो अकाउंटिंग करेंगे कॉर्पोरेट्स की कंपनी की, दूसरी हम क्या करेंगे ऑडिट। तो 100 मार्क्स में से अकाउंटिंग आपकी 50 मार्क्स की और ऑडिट आपकी कितने मार्क्स की है, 50 मार्क्स की। तो ऑडिट है तो ऑब्वियसली बात है थ्योरी आएगी थोड़ी सी, लेकिन थ्योरी के पीछे क्या रहेंगे, लॉजिक्स, कुछ आपको निमोनिक्स याद करने पड़ेंगे, पेपर में क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं उसकी डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की डिटेल चर्चा करते हैं, इसके अंदर आएगा इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफिट ऑफ शेयर, राइट इश्यू, बोनस इश्यू, स्वेट इक्विटी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इस तरह की चीजें, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी। ये अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी सीए में नहीं आता, बाकी सारी चीजें सीए फाउंडेशन में भी हैं और सीएम में इंटरमीडिएट में भी हैं। उसके अलावा आएगा प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल नंबर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मुझे उम्मीद है ये 12th क्लास में आपने नए शेड्यूल से बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L सीखा होगा, नहीं तो यहाँ थोड़ा सा आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा। उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, सर ये वही है जो 12th में आता था, मैंने कहा हाँ ये वही है, अकॉर्डिंग टू रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट है, लेकिन थोड़ी सी देखो कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगी, थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी आएंगे और चीजें डिटेल में पूछी जाएंगी। 3 चैप्टर हैं बड़े इंटरेस्टिंग, बैंकिंग कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनेंगे और इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है ये वाला, टॉपिक नंबर 4, और फाइनल एग्जाम में बहुत मार्क्स देके जाता है। उसके बाद आएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे नहीं, लिमिटेड हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, इंड AS 2 है, इंड AS 10 है, इंड AS 19 है, 33 और 37 है। ये तो हमारे हो गए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक। उसके बाद सॉरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोलना चाहिए था मुझे, ये तो हमारे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के टॉपिक। उसके बाद आएगा हमारा ऑडिट। ऑडिट में कहेगा बेसिक क्या होती है, ऑडिट का नेचर क्या होता है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंट्रोडक्शन देगा, ऑडिट एंगेजमेंट क्या रहता है, ऑडिट का रिस्क क्या है, ऑडिट की सैम्पलिंग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑडिट एंड ऑडिट ट्रेल क्या चीज है, फिर कोस्ट ऑडिट कैसे करते हैं, ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट क्या रहेगा, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरटेकिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ऑडिट कैसे करोगे, हेल्थ केयर वाले की, हॉस्पिटल की ऑडिट कैसे करोगे, हॉस्पिटल की कैसे करोगे, बैंक्स की कैसे करोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट के लिए क्या करना पड़ेगा, और लोकल सेल्फ गवर्नेंस की अगर आपको ऑडिट करनी हो तो कैसे की जाएगी। इस ऑडिट की डिटेल चर्चा जल्दी ही आपके साथ ऑडिट वाले सर करेंगे और कुछ अकाउंट्स की डिटेल चर्चा मैं भी करूंगा जब डिटेल में सब्जेक्ट वाइज चर्चा करेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पेपर है पेपर नंबर 11, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिसिस, FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड DA बिजनेस डेटा एनालिसिस। ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें से फाइनेंशियल मैनेजमेंट है पूरे 80 मार्क्स का और डेटा एनालिसिस है सिर्फ और सिर्फ आपका 20 मार्क्स का। इसके अंदर क्या कहेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट, टूल्स क्या हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या रहेगा, कैपिटल बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ ए फर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कारण क्या है इंपॉर्टेंट बोलने का, ये फाइनल में फिर आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारा फाइनल का बेस भी साथ के साथ तैयार हो जाएगा।
करेगा। बिजनेस डेटा एनालिसिस के अंदर सिंपल सी बातें करेगा, डेटा साइंस क्या होती है, डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल या क्लीनिंग या वैलिडेशन क्या होता है, डेटा प्रेजेंटेशन क्या होता है, डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग क्या होता है, ये सब थ्योरी की बातें हैं। तो थ्योरी वाले टीचर आपसे डिटेल चर्चा करेंगे। जब इस सब्जेक्ट की बात करेंगे, हाँ ये 80 मार्क्स बहुत ही स्कोरिंग है, आप इजीली एग्जामिनेशन इस पेपर में भी ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये डिटेल में लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया, ये आगे भी काम आएगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट आएगा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपका पेपर नंबर है 12 और ये लास्ट पेपर है ग्रुप नंबर 2 का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरे कितने मार्क्स का है जी? 100 मार्क्स का। अब आप देखेंगे तो आपको एक टॉपिक दिखेगा मार्जिनल कॉस्टिंग, हमने पहले भी पढ़ा था, कोई बात नहीं दोबारा आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब इंट्रोडक्शन है मेरी 5 मार्क्स की, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग है 10 मार्क्स का, डिसीजन मेकिंग टूल है मेरा 30 मार्क्स का। इसके अंदर सिर्फ 3 चैप्टर हैं, एक मार्जिनल कोस्टिंग, एक ट्रांसफर प्राइस और इस मार्जिनल कोस्टिंग की एप्लीकेशन। ये टॉपिक बहुत ही इजी है और 30 आउट ऑफ 30 भी दे सकता है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अलावा है फोरकास्टिंग, बजट, बजटरी कंट्रोल, डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और डिसीजन थ्योरी। ये इजी से टॉपिक आपके 100 मार्क्स के हैं और आप इजीली इस पेपर में भी क्या ले सकते हैं? एग्जामिनेशन। सर ये क्या बात हुई, आप तो हर दूसरे तीसरे पेपर में कह देते हैं एग्जामिनेशन ले सकते हैं। मेरा मानना ये है, सर ये आपका मानना है, आप तो टीचर हो, आपको तो सब कुछ आता है। अरे नहीं, टीचर को कुछ नहीं आता, बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है। जून 26 के बाद जब आप जून 27 का टारगेट लेंगे, जून 26 में आप दिया फाउंडेशन, जून 27 में अगर आप इंटरमीडिएट का टारगेट देते हैं बोथ ग्रुप का, तो आप बड़े ही इजीली रैंक स्कोर कर सकते हैं। सर आप तो सीधा रैंक पे आ गए, हमें फाउंडेशन का ही नहीं पता पेपर कैसा हुआ है, पेपर में कितने मार्क्स आएंगे। मैंने कहा देखो, आज तक आपने पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं, आज तक आपका थोड़ा सा डाउट रहता है, कोई टेंशन नहीं है। आज से भी अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे और अगर आप सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे तो रैंक लेना कम से कम सीएमए इंटरमीडिएट में उन बच्चों के लिए जो जून 26 में एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप आज से ही टारगेट बनाते हैं तो रैंक लेना बड़ी डील नहीं है। सर रैंक तो छोड़ो, पास हो जाएंगे क्या? मैंने कहा फिर ऐसी बातें तो देखो जब होंगी जब आप पूरा सिलेबस कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, जब हमारे को आप मॉक टेस्ट देंगे, जब ही बात बनेगी, जब ही बात पता चलेगी कि रैंक कैसे लानी है, आप रैंक से कितनी दूर हैं, बोथ ग्रुप पास होने के लिए कौन सी पॉलिसी लगानी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट आपके फेवरेट हैं, किस सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। मजे की बात, सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, किस टॉपिक पे एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, इस चीज की भी डिटेल चर्चा की जाती है, उसी के बाद डिसाइड होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, जैसे हर पेशेंट के लिए अलग ट्रीटमेंट होती है, मेरा मानना यह है कि हर स्टूडेंट के लिए भी अलग ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट पास होने की कगार पर होते हैं, कुछ स्टूडेंट को पता है कि वो पास हो जाएंगे, क्वेश्चन रहता है कि मार्क्स कितने आएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे, पता नहीं रैंक आएगी या नहीं आएगी। तो जब आप पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में सभी बच्चे कॉमन पढ़ते हैं, 70, 60, 80% सिलेबस तक सभी बच्चे हमारे यहाँ पे कॉमन पढ़ते हैं। जैसे हमारा 80, 85, 90% सिलेबस खत्म हो जाता है, हम पेपर बच्चों को बाइफरगेट कर देते हैं कि देखो आपने पास होना है, ये करो। जब हमें लगता है बच्चा पास हो गया तो हम कहते हैं ये टॉपिक और स्ट्रॉन्ग करो, फिर उसकी एग्जामिनेशन आ गई, फिर हमें जो बच्चे लगते हैं इनकी एग्जामिनेशन आ सकती है, फिर उनको कहते हैं कि आप ये टॉपिक और करो, ऐसे पढ़ो, इस टॉपिक में ये चीज और ऐड करो, इस थ्योरी में ये चीज ऐड करो, इस सब्जेक्ट में ये चीज ऐड करो, ताकि आपकी क्या आ सके? रैंक। तो हर बच्चे को इंडिविजुअल काउंसलिंग की जाती है, वो इंडिविजुअल काउंसलिंग बहुत जरूरी है। देखो मैं ग्रुप में पढ़ा दूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग दे दूंगा, फेस टू फेस भी पढ़ा दूंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, पास हो जाओगे। समस्या क्या है? पास वाले बच्चे के अच्छे मार्क्स और अच्छे मार्क्स वाले बच्चे की रैंक कैसे आए, उसके लिए हर बच्चे को इंडिविजुअल बैठ के मेरे साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी, पूरी पॉलिसीज तैयार करनी पड़ेंगी, टेस्ट देने पड़ेंगे। अलग अलग बच्चे के अलग अलग सब्जेक्ट फेवरेट होते हैं, तो किस सब्जेक्ट में वो कितने मार्क्स लाए ताकि उसकी रैंक आ जाए, उसकी डिटेल चर्चा भी करेंगे। आप इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके पास डिटेल्स आती रहेगी। और शायद आपको एक फॉर्म भी मिलेगा, गूगल फॉर्म, वो भी भर दीजिएगा, आपके पास एसएमएस आते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।